डियर फ्रेंड्स, आज हमारा पार्टनरशिप लॉ का जो टॉपिक का नाम है उसका कॉन्सेप्ट है रिलेशन ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टीज। यहाँ पे मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा, जो पार्टनरशिप लॉ मेरा क्या बताता है कि वेदर फॉर अ एक्ट ऑफ द पार्टनर अदर पार्टनर आर बाउंड टू थर्ड पार्टीज और नॉट। और सिंपल वर्ड्स में क्या एक पार्टनर की एक्टिविटी और एक्शन से जो फर्म के बाकी पार्टनर्स है वेदर दे आर बाउंड टू थर्ड पार्टीज और नॉट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो आ रहा है इम्प्लाइड अथॉरिटी का आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ। हमने लास्ट दो वीडियोस में दो चीज़ें कवर करी थी, रिलेशन ऑफ पार्टनर टू अदर पार्टनर्स, ये हमारी ब्रॉड हेडिंग का नाम था। और उससे सेकंड वीडियो में भी कवर दी लॉ रिलेटिंग टू दी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। नाउ कम्स द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट, व्हाट इज, जो मैंने आपको बताया कि वेदर फॉर अ सिंगल पार्टनर एक्टिविटी और एक्शन अदर पार्टनर्स आर बाउंड टू द थर्ड पार्टी और नॉट। हम रीड करते हैं लॉ क्या कहता है। पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म। क्या लॉ रीड करता है? अनलेस पार्टनरशिप एक्ट, वर्ड क्या लिखा है? एक्ट। अदरवाइज प्रोवाइड मीन्स अगर पार्टनरशिप एक्ट में कहीं कुछ और इसके अलावा लिखा है तो वो प्रिवेल करेगा, नहीं तो व्हाट इज द लॉ? पार्टनर विल बी एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। व्हाट इट मीन्स, एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ में जिसका नाम होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये प्रिंसिपल ए है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब क्या होता है लॉ का में, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है एजेंसी। अगर मैं सिंपल यहाँ पे बताऊं, अगर कोई से प्रिंसिपल एक्स है और एजेंट वाई है, एक्स ने वाई को अपना एजेंट अपॉइंट करा, इन दैट सिनेरियो वाई जो भी एक्टिविटी करेगा फॉर द पर्पस फॉर विच ही वाज अपॉइंटेड एज अ एजेंट। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एक्स ने वाई को एजेंट अपॉइंट करा फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग क्लोथ्स आइदर ऑन अ कैश और ऑन अ क्रेडिट। अब वाई जो भी एक्टिविटी करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग क्लोथ, then X will be bound by the activities of the Y. This is a true test of agency। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है, अभी हम इसको इग्नोर अभी बताता हूँ। पार्टनरशिप अनलेस पार्टनरशिप एक्ट अदरवाइज प्रोवाइड, पार्टनर विल बी एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे लाइन क्या पर रीड कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। मीन्स अगर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस पार्टनर कोई भी एक्टिविटी करता है, देन फॉर दैट एक्टिविटी द एंटायर फर्म, इन अदर वर्ड्स द रिमेनिंग पार्टनर आर बाउंड टू थर्ड पार्टीज। ये हम कहना चाह रहे हैं। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है राइस का, से उसमें दो तीन पार्टनर है ए बी सी। ए वेंट टू द मार्केट एंड बाय परचेज राइस at the rate of 52 rupee per kg. Now the action of A, the contract has been done by C and the vendor. Now the business of the firm is of that of rice. C has done that activity in the course of the business for the purpose of the business. As per this law, agent of the firm, C is treated as the agent of the firm. Hence, accordingly, A, B, C, the entire firm is responsible to the vendor and they are liable to make payment to the vendor at the rate of 52 per kg. This is the crux of this thing. Partner will be the agent of the firm for the purpose of business. Hence, for activity of the partner in the course or for the purpose of a business, the entire firm is responsible, is bound to the third party. अब आता है बॉस, ये क्या चीज है? पार्टनरशिप एक्ट अदरवाइज प्रोवाइड। यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। पार्टनरशिप एक्ट ने कहीं जगह ये लिख दिया है कि फॉर फॉलोइंग मैटर्स, ये जो हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर पॉइंट पे, अगर पार्टनर ये एक्टिविटी ये एक्ट करता है
In that scenario, the firm is not bound to the third party. It means in special cases, a partner will not be an agent of the firm. फर्म उसकी एक्टिविटी से थर्ड पार्टी के लिए नहीं बंधी होगी, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं। ये मेरा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा समराइज करा है, लॉ में लिखा है। वो लॉ क्या कहता है? इफ द एक्ट document are executed in the name of the firm, then firm is bound by all acts of the partner which is done to carry on the business of the firm in a usual way. मीन्स फर्स्ट में लॉ ने जनरल लिखा हुआ है कि पार्टनर विल बी एजेंट, उसकी एक फर्दर क्लेरिफिकेशन लॉ ने सेकंड पॉइंट में बोल दी है। इट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आर कन्वेइंग द सेम मीनिंग। अब आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट विच इज क्रिटिकल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। कई बार ये पूछा जाता है इन व्हाट केसेस पार्टनर डू नॉट हैव अ इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब एक नया वर्ड आया है, इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये एक वर्ड क्या हुआ है? ये तो अभी तक ऊपर नहीं आया। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ द फर्म ऑल पार्टनर्स हैव authority which is necessary to done the business of the firm. It means उस बिजनेस करने में जो भी एक्शन लेना है वो पार्टनर ले सकता है, उसके लिए उसे किसी और की परमिशन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने क्या बोला है? पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। बट अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या केस है कि पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है कि फॉलोइंग एक्ट are not within the implied authority of a partner. It means in these five cases, a partner independently cannot take a decision. He has to take the consent of all other partners. यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, for such act other partner consent is required. अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए लगेगी या मेजॉरिटी लगेगी। अब हमने ऊपर, मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट वीडियो पे लेके चलता, मेरे पर डाटा है वो आपको समझाता हूँ। इफ देर इज अ डिफरेंस ऑन ऑर्डिनरी मैटर्स इट शैल बी रिजॉल्व बाय द मेजॉरिटी। फॉर चेंज इन अ बिजनेस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। इट मीन्स अब जो मैटर पढ़ने जा रहे हैं, अगर इट्स रिलेटिंग टू द ऑर्डिनरी मैटर्स, इट्स नॉट अनयूजुअल मैटर्स, देन द मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज द कंसेंट, if a normal matter is required, then majority is required. If there is any change of the business, then the consent of all partners required. यहाँ पे हम जो सारे केस करेंगे, you will observe यहाँ पे कोई भी नया बिजनेस शुरू करने का पॉइंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी विल बी सफिशिएंट। दूसरा पॉइंट निकल के क्या आ रहा है? पार्टनर की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, ये एग्जांपल, ये लॉ समझाता हूँ, उसको एक एग्जांपल से टेकअप करता हूँ मैं आपके लिए। डिस्प्यूट, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फर्म्स बिजनेस टू द आर्बिट्रेशन और कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, फर्म ने कुछ गुड्स सप्लाई करे एक्सपो, फर्म में पार्टनर है ABC। नाउ ये जो हमने सप्लाई करी है, सेल करी है, इसमें कुछ डिस्प्यूट हो रहा है। एक्स जो है वो पैसा देने से मना कर रहा है। देयर इज अ डिस्प्यूट विद द एक्स पार्टी। नाउ इन दैट सिनेरियो ए अलोन कैन नॉट फाइल अ केस टू द एक्स। A alone cannot file a case against X because पार्टनरशिप एक्ट में, ये पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट नहीं बोल रहा हूँ। पार्टनरशिप एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर को कोई डिस्प्यूट फर्म का कोर्ट में सबमिट करना है या किसी पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करना है, देन पार्टनर डू नॉट हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी। फॉर सच एक्टिविटी partner has to take the consent of other partner, and this is the first point, submit a dispute relating to firm business to the arbitration. I hope आपको ये फर्स्ट पॉइंट एक सिंपल एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा।
आगे बढ़ते, बैंक अकाउंट, ओपन अ फर्म्स बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम। क्या मतलब हुआ? आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी, इट्स बेसिकली एन एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट ओपन करना है, सिंस पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी, तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द फर्म और इट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट क्या प्रोहिबिट कर रहा है कि अगर हमारे पास पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है एंड दे वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट, in that case, if bank account of the firm wants to be opened in the name of A, then this opening of bank account in the name of A cannot be, this action, this activity cannot be done by A alone. For this, the consent of other partner is required. Hence, दो चीजों में अभी तक हमने पढ़ा कि for these two activity, dispute, submit a dispute relating to the firm business to the court and the बैंक अकाउंट, इन दोनों एक्टिविटी के लिए फर्म पार्टनर के पास इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है। फॉर दैट ही हैज टू टेक द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर। अब हम सी पॉइंट पे आते हैं, सेटलमेंट। क्या ये कहता है? सेटलमेंट ऑफ एनी क्लेम मेड बाय अ फर्म। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। मुझे 1 मिनट आप करने दीजिए, थोड़ी सी मुझे स्पेस मिल जाएगी। ए बी सी पार्टनरशिप फर्म है, इन लोगों ने एक्स के ऊपर ऑलरेडी केस करा हुआ है फॉर सम रीजन। अब ए गया एक्स के पास और उसने क्या कर लिया? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सपोज इन्होंने इसको गुड्स सेल करे थे 50,000 के, एक्स उसको देने से मना कर रहा था पैसे को। ए गया एक्स के पास, बोला ठीक है भाई 30,000 रुपए में सेटल करो, पैसा दे दो, मैटर क्लोज। Now this action of A is not permitted. For that, the consent of all partner is required. This is settlement of any claim made by the firm. फर्म ने एक्स के ऊपर तो केस करा हुआ है पूरे 50,000 रुपए लेने का, बट ए अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट एक्स से कर रहा है, then this action of A is not within his authority. उसके लिए बाकी फर्म are not bound to third party. It means अगर A ने ये एक्शन कर भी लिया तो भी बी और सी ये बोलेंगे भाई एक्स से हमें 50,000 रुपए लेने हैं। ए का एक्शन इज नॉट, यू कैन से, एप्लीकेबल ऑन बी एंड सी। दे आर नॉट बाउंड बाय ए एक्शन बिकॉज लॉ डू नॉट परमिट ए टू डू दिस सेटलमेंट ऑफ क्लेम विदाउट द परमिशन ऑफ द अदर पार्टनर्स। मेजोरिटी तो हमने बात करी लिए। आगे बढ़ते, विड्रॉ अ केस फाइल बाय द फर्म। यहाँ पे क्लियर है, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। एबीसी फर्म ने, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ सिंपल सा। फर्म ने किसी पे केस फाइल करा हुआ है। नाउ दैट केस कैन ओनली बी विड्रॉ with the consent of majority of partner and it cannot be done by the single partner. Third case, admit any liability in a case filed against the firm. Now this is the reverse case. X has filed a case upon a firm. Firm is consists of 3 partners A, B, C. A cannot accept any liability to X in a court. A जाके कोर्ट में बोलते हैं ठीक है सर, X ने जो केस फाइल करा है, we will pay that money. A alone cannot take this action because this is not in implied authority of the A. This can only be done with the consent of the majority of the partner. ये होप आपको ये सिंपल सेटलमेंट वाला पॉइंट क्लियर होगा। आप मॉड्यूल देखेंगे तो मॉड्यूल में यहाँ पे भी टेक्निकल लैंग्वेज है। मैंने कोशिश करी है कि इसको सिंपल वे में समराइज कर सकूं, और एग्जाम, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इट्स टू क्रिटिकल। ये एग्जाम में जनरली लोगों बच्चों से पूछा जाता है कि इन व्हाट केसेस पार्टनर डू नॉट हैव इम्प्लॉयड अथॉरिटी, और अदर इसके ऊपर केस स्टडी भी पूछी जाती है। इमोरल प्रॉपर्टी,
ये लॉ क्या कहता है? पार्टनर कैन नॉट एक्वायर एनी इमोल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। मीन्स अगर इमोल प्रॉपर्टी बाय करनी है, देन a single partner cannot take a decision for that consent of other partner is required. Similarly, a single partner cannot sell any immovable property of the firm. For this also the consent of other partner is required. Now comes the last case, partnership. Enter into partnership on the behalf of the firm. Means ABC partnership firm है, there is another partnership firm Y and Z. Now they want to form a new partnership firm A, X, B, Y, C, Z. Now for the entering into this partnership firm, A alone cannot take a decision. For that consent of other partner is required. Now this is entering into a new business. For that मेजॉरिटी की जगह सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या इट विल बी सब्जेक्ट टू सम एग्रीमेंट इफ एग्रीमेंट स्टेट अदरवाइज। यहाँ पे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि कंसेंट में क्या लगेगी, मेजॉरिटी या ऑल। तो यहाँ पे हम लोगों ने अथॉरिटी में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ा, लॉ ने इन जनरल बोल दिया है अनलेस एक्ट अदरवाइज प्रोवाइड पार्टनर विल बी एजेंट। मीन्स unless this third point is applicable, the firm, the other partners are bound to the third party for action taken by the partner. And for these five matter, partner do not have a implied authority. For such activity, consent of other partner is required. Now comes the other part, extension or restriction of implied authority of a partner. Partner implied authority may be extended or restricted by agreement among the partners. मीन्स जो पार्टनर की implied authority है उसको extend भी कर सकते हैं और उसको restrict कर सकते हैं। extend का मतलब ये हो रहा है, हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, extend का मतलब पहले हमने उसकी अथॉरिटी कम करी थी, बढ़ा रहे हैं, या अब ओरिजिनली कुछ नहीं था अब हम उसको कम कर रहे हैं। यहाँ पे मेजरली जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हो रहा है पार्टनर की अथॉरिटी रेस्ट्रिक्ट कर। अब बी पॉइंट देखिए क्या कहता है, इफ अ पार्टनर implied authority is restricted by an agreement, मीन्स हमने पार्टनर को बोल दिया यू डू नॉट हैव अथॉरिटी टू बाय टू मेक परचेज फॉर द फर्म। पार्टनरशिप का काम है मान लीजिए राइस डीलिंग का, तीन पार्टनर है ए बी सी, और हमने एग्रीमेंट करा कि सी डू नॉट हैव अ पावर टू परचेज द राइस। वी आर restricting the implied authority because partnership act is not restricting the C to purchase a rice, but by agreement among A, B, C हम C की अथॉरिटी implied authority को restrict कर रहे। Now point आता है what will happen if C perform or C exceed his implied authority। क्या लॉ कहता है, what will be the firm liability to third person if partner authority is restricted। समझने की कोशिश करते हैं। firm will be liable to third party for any done by the partner in his implied authority as per act which has been restricted due to agreement among the partners। मीन्स अगर जो चीज उसकी implied authority में है as per act, मीन्स जो हमने थर्ड पॉइंट करा है उसके अलावा सारी एक्टिविटी सारे एक्शन पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में, अगर हमने पार्टनर की वो इम्प्लाइड अथॉरिटी जो उसको एक्शन ले सकता था वो रेस्ट्रिक्ट करी। जैसे ये एग्जांपल से समझाता हूँ, हमने सी को अथॉरिटी, सी की इम्प्लाइड अथॉरिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी कि भाई सी को परचेज करने की पावर नहीं है, बट सी मार्केट में गया और उसने चावल परचेज कर ली। क्या ए बी थर्ड पार्टी को सप्लायर को बोल सकती है हम पैसा नहीं देंगे? नो। फर्म विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी। इसके पीछे का लॉ रेशनल क्या है,
देखिए ये जो एग्रीमेंट हुआ है ए बी सी के बीच में, ये एग्रीमेंट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. पब्लिक डॉक्यूमेंट मीन्स विच कैन बी व्यू बाय पब्लिक, मीन्स विच इज नॉट अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट. Memorandum of association is a public document, but agreement is not a public document. तो अगर ए बी सी के एग्रीमेंट के बीच में सी की अथॉरिटी को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, दिस पार्ट इज नॉट नोन टू थर्ड पार्टी, और सी अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी को ब्रीच करके एक्शन ले रहा है, देन फर्म विल बी लिएबल टू थर्ड पार्टी. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड इट्स अ रेशनल पॉइंट. सेकंड क्या कहते हैं, फर्म विल नॉट बी लिएबल टू थर्ड पार्टी फॉर एक्ट डन बाय द पार्टनर इन ब्रीच ऑफ हिज restricted implied authority if third party knows about such a restriction. लॉजिकल लॉ है कि भाई अगर थर्ड पार्टी को पता है कि सी के पास परचेसिंग पावर नहीं है, देन फर्म विल नॉट बी लिएबल. अब सी को कैसे, थर्ड पार्टी को कैसे पता लग सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ए बी सी ने सी की अथॉरिटी रेस्ट्रिक्ट कर दी और उन्होंने न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दे दिया कि भाई वी आर अ फर्म डीलिंग इन अ राइस, बट सी डोंट हैव एनी पावर टू परचेज द राइस ऑन बिहाफ ऑफ फर्म. इन दिस केस अगर सी मार्केट से राइस परचेज करता है तो वी विल एज्यूम कि थर्ड पार्टी को ये पता है कि सी की पावर नहीं है. तो इन दो मीन्स यहाँ पे लॉ ने ये बताया कि अगर पार्टनर ब्रीच हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी, वेदर पार्टनर ब्रीच हिज रेस्ट्रिक्टेड इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो फर्म की लाइबिलिटी टूवर्ड्स थर्ड पार्टी क्या हो. होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा. फिफ्थ और सिक्स बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ. रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर. Any representation made by a partner in ordinary course of business can be used against the firm as a evidence. अगर आप लोगों ने सोगा पढ़ा होगा तो सोगा में दो चीजें होती है, एक होती है कंडीशन और एक होती है आपकी वारंटी. दोनों क्या चीज है, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है. कंडीशन की ब्रीच से कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेप्यूडिएटेड बाय द बायर, वारंटी से क्लेम होता है. मैं भी सोगा में नहीं जा रहा. रिप्रेजेंटेशन का मतलब है पार्टनर के फर्म का काम है कार डीलिंग का. इनके पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे एक ऐसी कार दो विच कैन बी ड्राइव ऑन अ रफ सरफेस. पार्टनर को अकल नहीं थी, पार्टनर ने ऑल्टो सजेस्ट कर दी इंस्टेड ऑफ एसयूवी. नाउ दिस इज एज पर सोगा, दिस इज और ऑल्टो से जो काम करा, ऑल्टो रफ सरफेस पे नहीं चली और कस्टमर को प्रॉब्लम हुई. नाउ दिस इज अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन. क्या कस्टमर ये कार फर्म को वापस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट कर सकता है? यस. क्यों? अगर पार्टनर ने रिप्रेजेंटेशन दी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स, फर्म का काम कार बेचना है, पार्टनर ने रिप्रेजेंटेशन दी है, देन इट कैन बी यूज अगेंस्ट द फर्म एज एविडेंस. मीन्स ये माना जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेशन किसने दी है, बेसिकली पार्टनर ने दी है. फर्म ने, पार्टनर ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया माना जाएगा ये रिप्रेजेंटेशन फर्म ने दी है और इसके अगेंस्ट, फर्म के अगेंस्ट उसको यूज कर सकता है. तो कस्टमर ये बोल सकता है कि आपने मुझे कार गलत सप्लाई करी है, मैंने आपसे एक रफ सरफेस के लिए कार मांगी थी, हेंस देयर इज अ ब्रीच ऑफ द इम्प्लाइड कंडीशन, आई वांट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. So that is the significance of fifth point. Notice to active partner. Any notice to the active partner means notice to the firm unless such active partner make fraud to the firm. यहाँ पे इस पॉइंट में हम सिंपल कहना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया एंड विच इज बीइंग रिसीव बाय द पार्टनर, और वो नोटिस पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स को नहीं बताया, देन बाकी पार्टनर्स बिफोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट टेक अ प्ली कि भाई हमें तो नॉलेज में नहीं था. तो नोटिस टू एक्टिव पार्टनर्स मीन्स नोटिस टू दी फर्म. ये जो पॉइंट आ रहा है अनलेस सच एक्टिव पार्टनर्स मेक फ्रॉड, तो ऑब्वियसली अगर फ्रॉड होगा तो एक रिमेनिंग पार्टनर कुछ अपना मतलब डिपार्टमेंट के आगे कुछ एक प्ली ले सकते हैं कि ज़्यादा मतलब कोई ऐसा कुछ पॉइंट बनेगा नहीं, इस पर डेलिब्रेट नहीं कर रहा, यहाँ पे सिंपल बताया.
notice to the active partner means to the notice to the rest of the partners or notice to the firm. तो आई होप आपको ये सारी चीजें मेरी क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे एक पार्टनर की एक्टिविटी के लिए हाउ द अदर पार्टनर्स आर बाउंड एंड व्हेन द अदर पार्टनर्स आर नॉट बाउंड. So again I request, if you find my this video to be knowledgeable, useful, do subscribe my channel. Thank you.